सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर सत्यपाल मलिक ने एक बड़ी साजिश रची थी। सत्यपाल मलिक का एजेंडा चल नहीं पा रहा था। कांग्रेस उसे गोद में नहीं बैठा रही थी क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ 370 के मुद्दे पर सत्यपाल इस स्तर तक चले गए थे कि कहा था कि राहुल गांधी को पब्लिक जूते मारेगी। अब कोई राहुल गांधी पर टिप्पणी करे, उसे सत्य कांग्रेस गोद में उठा ले, वो भी 200 किलो के सत्यपाल मलिक को। ये कांग्रेस को सूट नहीं कर रहा था। लेकिन विपदा में कांग्रेस भी फंसी तो पुलवामा का पर षड्यंत्र ही कांग्रेस को बचा सकता था। तो कांग्रेस ने अपने दो महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को, सोनिया गांधी के देवर खिलंदर करण थापर और पेट पर लात खा करके बेचैन रवीश कुमार, ये मैं नहीं कह रहा, उसने खुद कहा कि मेरे पेट पे लात पड़ी है। हम और आप ऐसा नहीं कह रहे कि उसके पेट पे, किसी पत्रकार के पेट पे कभी लात नहीं पड़ती, क्योंकि वो पत्रकार है नहीं, इसलिए उसने कहा। मुझे लगता है हम लोग पीछे भी कह चुके हैं कि पहली बार किसी पत्रकार ने ऐसा कहा कि उसके पेट पर लात खाया रवीश कुमार। उस पेट के चाहत में, पेट चूंकि भरता नहीं है, सत्यपाल मलिक के पास एजेंडा लेने पहुंचा। अब वो एजेंडा खुल गया कि भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश कांग्रेस के टूल किट्स ने सत्यपाल मलिक के साथ किया। ये खेल क्या है सर? मनीष जी बताता हूँ तब खेल क्या है। लेकिन ये खेल खुला था कि मैं भी थोड़ा गलत आकलन कर रहा था। जिस दिन अतीक की हत्या हुई है तो हम लोग इसको शुरू कर रहे थे, तब तक वो उसके मौत की खबर आ गई थी, तो फिर वो डिस्टर्ब हो गई थी, डिबेट इसी तरह पूरी हुई थी, तो उस दिन पूरी बात नहीं हो पाई थी। लेकिन मैं अभी तक ये सोच रहा था कि इसकी कोई राजनीतिक इच्छा है और ये दबाव बना के कोई पद लेना चाहता था, मोदी ने इसको नहीं दिया और इसी चक्कर में दोबारा नेतागिरी करना चाहता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन नहीं मनीष जी, अब जो घटनाक्रम घटा है, जो इसने तीसरी चौथी बार वो गड़ा मुर्दा उखाड़ा है, तो उससे समझ में आ रहा है कि आदमी बहुत खतरनाक हो गया है। और ये बहका हुआ तो था ही, इसको गोच लिया गया। इसकी किसी भी जो पुराने लोग हैं सब बताते हैं कि इसकी अतीत बहुत बढ़िया नहीं रहा, इसकी पृष्ठभूमि बड़ी अच्छी नहीं रही, दगाबाज ये रहा है। लेकिन एक चीज से पूरी पोल खुल गई मनीष, ये आदमी जैसे ही इसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ और पुलवामा अटैक को लेके इसने पाकिस्तान को क्लीन चिट देनी शुरू की। देखिए, ये जितने खैराती हैं दर्शक समझ लें, चाहे वो रवीश कुमार पांडे हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे सतपाल मलिक हो, या और जितने खैराती दिल्ली के हैं, ये बीच में सफाई रोक देते हैं कि देखिए हम पाकिस्तान को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे। ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन सवाल तो गवर्नर साहब के हैं। तो जरा अब बता दूं मनीष जी कि इनके क्लीन चिट या इनके सर्टिफिकेट को फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है सतपाल मलिक, इसको चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है। पहले पन्ने पे फोटो के साथ सतपाल मलिक छाया हुआ है पाकिस्तान के मीडिया में। पाकिस्तान के मीडिया में उसके गाने गाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उसका फोटो लगा के उसको हीरो महानायक की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वो ऐसे ही किया जा रहा है अगर उसने पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दी है। इसके नीचे है मनीष जी, इसके नीचे है। तो ये बिना इसको क्लीन चिट दिए ये पाकिस्तान ऐसे ही उसको वो फिदा हो गया। तो ये मलिका तरन्नुम है क्या ये? इसके पाकिस्तान के यही मनीष जी था, यही था, ये वाला था जो ऊपर वाला जो था, ऊपर इससे ऊपर वाला जो ट्वीट था मनीष जी, ये जो है, ये आदमी पाकिस्तान की मीडिया में, देखिए मनीष जी एक करके आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान ने छापा है जी जी जी। ये डेली पाकिस्तान, द डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून, हर अखबार ने इसको फोटो के साथ पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। तो और क्या इनको जूते मार के समझाया जाए? गवर्नमेंट जी, एक्सपोजेस मोदी गवर्नमेंट प्लान टू ब्लेम पाकिस्तान फॉर पुलवामा अटैक। ये पाकिस्तान के अखबारों में फोटो के साथ इसका बयान छप रहा है। तो अगर इसने क्लीन चिट नहीं दी तो क्या पागल हो गए पाकिस्तानी? ये रवीश कुमार हो या अजीत अंजुम हो या सतपाल मलिक, ये तिगड़ी क्या मतलब देश की आंखों में धूल झोंकना चाहती है, देश पूरे देश को पागल समझती है। इनके मुंह पे थप्पड़ की तरह है ये खबरें जो पाकिस्तान के मतलब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है ना। हाँ, ये पाकिस्तानी एक बार यही लिखते हैं मनीष जी, ये पाकिस्तानी। और भी दो तीन मैंने इसमें लगाई एक हेडिंग, दर्शक देख लेंगे तो उनके समझ में आ जाएगी कि ये सारे अखबार जो वहाँ के लीडिंग अखबार है वो सब इसको उसी में था मनीष जी, उसी में था। वो सब इसको हीरो बना रहे हैं और एक तरह से उनको एक हथियार मिल गया भारत के खिलाफ कि पुलवामा अटैक भारत ने करवाया था,
ये लगातार और चल रहा है अलग अलग वेबसाइटों के माध्यम से। नहीं ये पाकिस्तान सब फ्लेम इंडिया ओवर ये फॉरवर्ड था आई आईओ के गवर्नर रिवोल्यूशन ये अबाउट पुलवामा अटैक। ये जी, वेबसाइट नहीं है मनीष जी, ये पाकिस्तान के ये अखबार है, अखबार है, लीडिंग। पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखबार है, उसकी ये हाँ वेबसाइट भी है। जी जी। हाँ, तो वहीं से मैंने उठाया इसको। तो हम तो, तो हाँ, ये हम तो वेबसाइट से ही उठा पाएंगे ना। हाँ, तो ये जो है, ये दर्शक समझ ले कि ये पाकिस्तानी एजेंडे के तहत इसने काम शुरू किया। और इसको जरा जोड़ लीजिए कि राहुल गांधी की भारत यात्रा खत्म होने के बाद वो भारत तोड़ो जोड़ो जो उनकी यात्रा थी, और इंग्लैंड जाने के बाद ये सारा खेल शुरू हुआ है। तो ये रवीश कुमार और अजीत अंजुम ये कांग्रेस के तो गुलाम है ही हैं। ये पाकिस्तानी एजेंडा चल रहा है, ये पाकिस्तानी एजेंडा चल रहा है। पाकिस्तान को एक हथियार दे दिया गया कि तुम जो हो, अब तुम्हारा मुंह काला नहीं होगा, क्योंकि कर्जे से दबा हुआ भूखा मर रहा है पाकिस्तान, उसको कोई कर्जा नहीं दे रहा, वो दबाव में है। तो उसके ऊपर से आतंकवाद का कलंक मिटाने के लिए इस सतपाल मलिक और रवीश कुमार और अजीत अंजुम इन जैसे लोगों ने, खैरातियों ने कमर कस ली है कि भारत के ऊपर कीचड़ उछालो, भारत के प्रधानमंत्री पे कीचड़ उछालो। और इस उसके लिए हथियार ये बना है, ये सतपाल मलिक उसकी अगुवाई कर रहा है। और मैं तो कहूंगा दर्शकों से कि जरा इन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचारित करिए, लोगों तक पहुंचाएगी सच। और ये मनीष जी यहाँ जरा ये दिखा दीजिए, ये वही काम कर रहा है जो 2019 में धारा 370 हटने के बाद राहुल गांधी ने किया था। राहुल गांधी के बयान को जब यूएन में गया था पाकिस्तान, तो उसके बयान को उसने अपने एंटी इंडिया डॉजियर के पहले पन्ने पर दिखाया था। ये 115 पन्ने का इसका डॉजियर जो था, उसमें उसने सबूत के तौर पर राहुल गांधी के बयान को पहले पन्ने पे प्रस्तुत किया था। तो समझ लीजिए कि यही कुकर्म राहुल गांधी 2019 में धारा 370 हटने के बाद कर चुका था। और अब वही कमान, वही कुकर्म ये सतपाल मलिक कर रहा है, जिसमें कस कर ये करण थापर, रवीश कुमार, अजीत अंजुम ये सब जुट गए हैं इस बात पे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से बहुत मुसीबत में है, पाकिस्तान को कंगाल होने की कगार पे पहुंच गया है। तो उसको राहत देने के लिए वो ये पाकिस्तानी एजेंडा इन लोगों को सौंपा गया है। ये टूल किट है, एंटी इंडिया पाकिस्तानी टूल किट है ये, जो यहाँ पर देश के अंदर सक्रिय है, देश की आस्तीन के सांप की तरह, कि किसी तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट दिलाओ और इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सेना, इस देश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दो। तो ये मनीष जी, और इसका एक और बता दूं मनीष जी, ये कैसे झूठ बोल रहा था, ये दर्शक जान ले कि यहाँ मनीष जी ये वाली कटिंग दिखा दीजिए जरा, कि इसकी इसका ये दर्शक जरा इसको देख लें। ये हसीब दरबू, ये हसीब दरबू जो जेएनके बैंक का चेयरमैन है, उसके करप्शन के ऊपर सीबीआई पिछले 2 साल से उसका आफत किया है, जेल भी जा चुका है, इसको हिरासत में भी लिया गया है, इसकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं सैकड़ों करोड़ की। और इसके बड़े अच्छे संबंध, कुछ लोग तो कहते थे शादी कर ली, लेकिन वो बाद में खंडन कर दिया था बरखा दत्त ने। इसका ये बड़ा करीबी था बरखा दत्त का, महबूबा मुफ्ती का बड़ा करीबी हुआ करता था। और ये हसीब दरबू, इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। मैं क्यों बता रहा हूँ, खबर में मैंने क्यों लगाई, दर्शक ये जान ले कि वो सतपाल मलिक अपने उस इंटरव्यू में रवीश कुमार के साथ, करण थापर के साथ, इसका भी नाम ले रहा है कि ये भी भ्रष्टाचार में जुटा हुआ था, इसकी सिफारिशें आ रही थी। जिस आदमी के खिलाफ उसका भ्रष्टाचार पर कहर बरसा रही है मोदी सरकार, उसको बता रहा है कि उसको उसके भ्रष्टाचार के लिए सिफारिश की जा रही थी प्रधानमंत्री कार्यालय से। तो समझ लीजिए कि ये जो खबरें हैं, ये उस सतपाल मलिक के झूठ के मुंह पर जोरदार थप्पड़ की तरह है कि अपना पाकिस्तानी एजेंडा चलाने के लिए वो किस तरह इस देश की आंखों में धूल झोंक रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है। और इसका मनीष जी इसकी बातों का जवाब आज देता हूं। सर ये तो पूरा साबित हो गया। मुझे लगता है कि इतना गंभीर मामला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये साफ लगा कि भारत सरकार को यूएन में कमजोर करने के लिए जो राहुल गांधी का एजेंडा चल रहा था, जो फुस हो गया, वो चूंकि सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर का गवर्नर था, तो उसके माध्यम से यदि राहुल गांधी अभी एजेंडा चलाएगा तो ज्यादा धारदार होगा भारत के खिलाफ। तो ये पूरा प्लानिंग जो करण थापर ने तैयार किया, क्योंकि करण थापर का भी तो अखबारों में हम लोग अक्सर बताते हैं कि विदेशी अखबारों में जो खबर छपती है वो यहाँ के खैरातियों के षड्यंत्र से छपती है। अब करण थापर का कितना प्रभाव पाकिस्तान की मीडिया में है, ये छुपा हुआ नहीं। तो उधर पाकिस्तानी एजेंडा ही था ये एक पंथ दो कार्य कर रहा था। इसको अच्छी खासी रकम भी मिली होगी निश्चित। इसका जरा सरकार इसको एनआईए लगाए, एजेंसियां लगी होंगी, इसको किसी देखिए किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की तरह तहत इसको पैसा आता है। उनको तो खैरातियों को तो मिल गया। जो रवीश कुमार जिसके यूट्यूब पे मैं बार बार कहता हूँ कि उनको पैसा सप्लाई करने का एक बड़ा मजबूत साधन
पाकिस्तान ने बना रखा है। इनके यूट्यूब के चैनल की ट्रैफिक चेक की जाए। जैसे ही मनीष जी ये सतपाल मलिक का इंटरव्यू आया तो जो उसका 6-7 लाख का व्यू होता था वो 25-30 लाख पहुंच गया। तो उसको वो उस तरह से रकम पहुंचाई जा रही है। तो ये दर्शक समझ लें कि ये इनको पेमेंट कैसे होता है, लेकिन उसका तो रास्ता है, लेकिन इस सतपाल मलिक को भी रकम कहीं ना कहीं मिली होगी। ये पूरी तरह से पाकिस्तान के एजेंट की तरह। मैंने कहा ना कि चाहे वो रवीश कुमार हो, अंजुम और ये सतपाल मलिक बार बार कि हम पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दे रहे और पाकिस्तान के बाप हो तो जो ये बात कर रहे हो पाकिस्तान के, तो तुम पाकिस्तान के बाप हो तो तुम्हारी फोटो छाप रहा पाकिस्तान, पहले पन्ने छाप रहा, तुम्हारी तारीफ में छाप रहा, तुम्हारे बयान के साथ छाप रहा। और क्या है, क्लीन चिट का कहीं बाजार में मिलती जो खरीद के दे दोगे उसको? अपनी बातों से, अपने कर्मों से तो तुमने दे ही दी उसको क्लीन चिट। भारत की पीठ में छुरा भोंकने में जुटे हुए हैं ये, यही रवीश कुमार, यही अजीत अंजुम, यही सतपाल मलिक। ये भारत की पीठ में, भारत की सेना की पीठ में, भारत के प्रधानमंत्री की पीठ में लगातार चाकुओं से वार कर रहे हैं, पीठ में उनके विश्वासघात का चाकू घुसेड़ रहे हैं। तो ये समझिए पाकिस्तानी टूल किट हो गए हैं ये। और बेशर्मों की तरह इन पे बात करने, इनको प्रधानमंत्री का इनको क्या जवाब देंगे? वो तो प्रधानमंत्री के साथ वही कहा हुआ था कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते, वो उससे ज्यादा महत्व वो नहीं देते। लेकिन ये आम जनता को बरगला रहे हैं, आम जनता के मन में शंका पैदा कर रहे हैं, देश की सेना के शंका पैदा कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं मनीष की, जो ये शिकायत कर रहे हैं, दर्शक ये भी जान ले कि ये इनकी शिकायत भी पाकिस्तानी एजेंडे की तहत है। ये बार बार एक ही, और कुछ इनको नहीं मिला, और कुछ ये नहीं मिला क्योंकि बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई वो झूठे पड़े पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री स्वीकार कर चुका, पाकिस्तान की सरकार का मंत्री स्वीकार कर चुका, पाकिस्तान का नेता विपक्ष सदन में खड़े होकर कह चुका, पाकिस्तान की सेना स्वीकार कर चुकी। तो उसको तो नकार नहीं सकते, जिसकी इन्होंने बड़ी कोशिश की थी। तो अब इन्होंने वो शिगुफा शुरू किया कि वो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजे, 5 हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजे, क्योंकि इतना बड़ा कानवाय जो है वो सड़क से क्यों गया। तो मनीष जी दर्शकों से बता दूं कि जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, सर्वाधिक सेना वही तैनात है। कुछ लोग तो 7 लाख कहते हैं, कुछ लोग 5 लाख सैनिक कहते हैं। तो ये 5 लाख सैनिक क्या हेलीकॉप्टर से ढोए जाते हैं? ये उससे आते जाते हैं ये। और एक चीज और समझ लीजिए कि अगर हिंदुस्तान की सरकार सेना के मूवमेंट के लिए जम्मू से कश्मीर जाने के लिए अगर आतंकवादियों के डर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने लगेगी, तो जरा सोचिए कि आतंकवादियों के दुश्मनों के हौसले कितने बुलंद होंगे और इस भारत की सेना का मनोबल इतना गिर जाएगा कि इस देश की सरकार, जिसके बाद 20 लाख बहादुर सैनिक है, वो आतंकवादियों के डर से सड़क पर नहीं चल रही है। क्या आप उस जम्मू कश्मीर प्रदेश के और क्या देश के नागरिकों को संदेश देंगे कि वहां पर सेना ने आतंकवादियों के डर से रोड पे चलना छोड़ दिया? तो ये धूर्त, ये यही चाहते हैं कि यहाँ पे सेना का मूवमेंट हवाई जहाज से जब शुरू हो तो फिर ये प्रचार करना शुरू करे। पाकिस्तान यही प्रचार करना चाहता है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की सरकार आतंकवादियों से, वो तो मुजाहिदीन कहता है, तो आतंकवादी कहता नहीं है, कि जो कश्मीर के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनसे डरकर अब वो रोड पे नहीं चलती। ये इतनी अपमानजनक, लज्जाजनक स्थिति चाहते हैं इस देश की। जरा इससे पूछे कोई कि जम्मू कश्मीर में क्या सड़क पर चलना छोड़ देगी सेना? कुछ दिनों बाद तो फिर उस हिसाब से मनीष जी बॉर्डर पर भी नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वहां भी तो खतरा है। अगर जम्मू से श्रीनगर जाने में सैनिकों की जान को खतरा है, तो जो बॉर्डर पर तैनात है, जो सामने बिल्कुल पाकिस्तान के दिखता है, जहां सेना दिखती है, वहां जो तैनात है उनके भी जान को खतरा है, तो फिर उनको भी वापस बुला लो सतपाल मलिक के हिसाब से। तो ये पाकिस्तानी टूल किट बड़ी खतरनाक टूल किट है, जो देश के पीठ में छुरा घोंप रही है, देश के साथ विश्वासघात कर रही है, देश के प्रधानमंत्री के साथ विश्वासघात कर रही है। इसलिए आज ये जिक्र करना बहुत जरूरी था। और एक और जवाब दे दूं मनीष जी कि इसको लेकर रवीश कुमार, वो जो कांग्रेसी टूल किट है, और कांग्रेसी नेता बड़ा बौरा रहे हैं। जिस चैनल पे आ रहे बात, चाहे अतीक अहमद की हो रही हो, चाहे बिहार की हो रही हो, वो सतपाल मलिक को जरूर घुसेड़ देते। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन उनके लगाया गया है कि सतपाल मलिक जो कह रहे हैं कि उतना वो बारू आरडीएक्स कहां से आ गया और कैसे आतंकवादी वो आ गए। तो मनीष जी, इससे पहले जरा जो कांग्रेसी प्रवक्ता जो सुन रहे हो, वो जाके पहले जरा सोनिया गांधी से पूछे, मनमोहन सिंह का गिरेबान पकड़ के पूछे कि बंबई में 10 आतंकवादी, इतना बारूद, इतना असलहा
लेके कैसे घुस गए थे कि 3 दिन तक उनका कब्जा रहा, 150 आदमी मार डाले उन्होंने, 10-12 तो उन्होंने सैनिक हमारे मार डाले थे। कौन देख कैसे आ गए थे वो? और केवल 26/11 का ही नहीं मनीष जी, 93 में जब पूरा बंबई हिल गया था, 12 धमाके किए थे, स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाया था उन्होंने, उसमें 1400 किलो आरडीएक्स आया था मनीष जी। तो ये 1400 किलो, कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में भी थी और कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी। तो ये कांग्रेसी जब कूदने लगते हैं बालाकोट और पुलवामा के नाम पे, जरा ये बताएं कि 1400 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया था? घोड़े बेच के सो रहा था इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की कांग्रेसी सरकार, और महाराष्ट्र की कांग्रेसी सरकार, महाराष्ट्र की कांग्रेसी पुलिस क्या घोड़े बेच के सो रही थी, या पाकिस्तान से मिल गई थी? या पाकिस्तान से मिल गई थी, जानबूझकर इन्होंने ये हमला करवाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे कोई खैरातियों को तो क्या कहूँ, न्यूज चैनल को पूछता नहीं। तो ये जो सतपाल मलिक वाला एजेंडा चल रहा है, ये टोटल पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, कांग्रेस का स्पॉन्सर किया हुआ एजेंडा है कि किसी तरह से भारत को बदनाम करो, पाकिस्तान को राहत मिले, क्योंकि पाकिस्तान बहुत उलझन में फंसा हुआ है। और वो पुलवामा का हमला, उसके ऊपर मोदी ने इतनी जबरदस्त कूटनीति के तहत पूरी दुनिया में उसको नंगा किया है। हमारे जो नौजवान डिप्लोमेट्स हैं अलग अलग देशों में, उन्होंने पाकिस्तान के कपड़े फाड़ दिए। कभी आप सुनिए अगर उनकी डिबेट, तो वो यही कोसा करते हैं। और उस भारत के आक्रमण को, भारत के प्रचार को, ये सतपाल मलिक, ये रवीश कुमार, ये राहुल गांधी, ये अजीत अंजुम, ये मिलकर उसको खत्म कर देना चाहते हैं। पाकिस्तान को नई ऊर्जा, नई ताकत देने के एजेंडे पे ये जुट गए हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार को कई मोर्चे पे फाइट करना पड़ता है, लेकिन जो पाकिस्तान अभी भिखमंगी के कगार पे है, बर्बादी के कगार पे है, और जो अभी ब्लैकलिस्टेड होने वाला है, कई राउंड में वो ब्लैकलिस्टेड होते होते बचता है, और भुखमरी के दौर में यदि वो ब्लैकलिस्टेड होगा तो क्या खेल होगा। तो समझिए कि यदि भारत से उसे पक्ष मिल जाए, ये करण थापर, ये खैरातियों का गैंग, रवि, जैसे आप लगातार कहते हैं कि इनके यूट्यूब का ट्रैफिक चेक होना चाहिए कि रवीश कुमार एकाएक कैसे इस कदर लोकप्रिय हुआ, एक समुदाय विशेष के लोग से लेकर पाकिस्तान में कितना देखा जाता है, और क्यों रवीश कुमार के यूट्यूब पे ही सत्यपाल मलिक का वो शो चला करण थापर के बाद। इस बात को समझना पड़ेगा, करण थापर ने का मामला एक सामान्य इंटरव्यू नहीं है। करण थापर को एक स्क्रिप्ट दी गई, और मैं बार बार कहता हूं कि करण थापर को अभी पिछले 5 दिन पहले तक कांग्रेस ने रोटी नहीं दी थी। करण थापर पिछले 5 सालों से, मतलब लगभग 4 सालों से करण थापर ये षड्यंत्र कर रहा है, 2019 के बाद से ही। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण हथियार सत्यपाल मलिक को इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत, मैं लगातार बोल रहा हूं, सत्यपाल मलिक इतना महत्वपूर्ण हथियार था मोदी के खिलाफ, जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा हथियार था, लेकिन नहीं इसलिए लिया क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ सत्यपाल बहुत कुछ बोल चुका था, कांग्रेस के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुका था। आज कांग्रेस को भी इस बर्बादी के समय में, जब राहुल गांधी एक के बाद कई मामले में जेल जाने वाला है, सत्यपाल की जरूरत थी, और भारत के खिलाफ एजेंडे में ये सक्रियता जरूरी थी। मुझे लगता है कि इस बेहद गंभीर मामले को भारत सरकार की खुफिया एजेंसी जरूर देख रही होगी, लेकिन देश में इसके लिए माहौल बनना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश की जनता जो चाहेगी वही होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी उस लीक पर, उस लाइन पे नहीं चल सकता जो इस देश की जनता के मिजाज के खिलाफ है। नहीं मनीष जी, आपने जो बात कही कि ये केवल रवीश कुमार के चैनल पे गया क्योंकि वो पाकिस्तान में देखा जाता है, इसके अलावा ये किसी न्यूज चैनल पे नहीं गया। उसका कारण बता दूं कि ये पहले किसान आंदोलन में जब ये बहका था, तो सुशांत सिन्हा ने इसको टाइम्स नाउ नव भारत में बुलाया था। ये भाग खड़ा हुआ था और ये इसकी आवाज पकड़ में आ गई थी। इसने कहा था कि अब इनके चैनल में दोबारा कभी नहीं आना है। तो ये जरा से भी टेढ़े सवालों को नंगा हो जाता है। इसका बड़ा बदनाम अतीत रहा है। खैर उसकी तो आज बहुत हो जाएगा। आज इस मुद्दे पे जो एक कुकर्म कर रहा था, उस कुकर्म पे हम लोगों को बात करना बड़ा जरूरी था। बिल्कुल सर, और ये देश को समझना जरूरी था। सर, आज योगी आदित्यनाथ बोले और जबरदस्त बोले, जबरा बोले। आज उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कैसे देश के दूसरे राज्यों से एकदम से अलग हो चुका, आगे निकल चुका है, और ये बात, उनकी बात पर मुहर भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी लगाया कि यूपी विकास की राह में सबसे तेज आगे जा रहा है, और उसका पूरा क्रेडिट योगी राज के दौरान गुंडे माफियाओं के खात्मे का है।
आज योगी ने कहा कि एक भी गुंडा नहीं बचेगा और इस प्रदेश में किसी भी व्यापारी को, नॉट अ सिंगल पर्सन, यदि किसी माफिया का फोन आता है तो वो कॉल उसकी आखिरी होगी। मतलब इस कंडीशन में जब योगी को पूरा सफेद पोश घेर रहे हैं, अभिमन्यु बना करके मारने की साजिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में एजेंडा चलाया जा रहा है,